नमस्कार मित्रों। नमस्ते। आरोग्य जीवन यात्रा ने हमारी जूम मीटिंग में आप सब योगी आत्माओं को मेरा प्रणाम, मेरा नमन। हफ्ते में 2 बार हम जूम पर मिलते हैं। हर बात कुछ नई बातें करते हैं, खास करके हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें। तो योगाहार सिर्फ आहार की बातें नहीं बोलता है। योग शास्त्र जो हमारे पुरातन संस्कृति से योग शास्त्र जुड़ा हुआ है और ऐसा माना जाता है कि योग की जो विद्या है वो स्वयं ईश्वर ने अपने अलग अलग अवतारों के टाइम लोगों को बताया है। भगवत गीता आप ले लीजिए, उसके सारे आप अध्याय देखिए तो हर अध्याय के नाम के पीछे योग शब्द लिखा मिलेगा आपको। तो योग का मतलब ही ये आपको ईश्वर से जुड़ना, यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। क्योंकि हमारा जो आत्मा का जो अंश है वो ही परमात्मा है, ऐसी बात तो हम शास्त्रों में सुनते आए हैं। मनुष्य ईश्वर स्वरूप है। हम कई बार बोलते हैं कि भी ये सारा जो है ऊपर वाले की देन से हो रहा है। ऐसा नहीं है। ऊपर वाला कहाँ है? आप ही तो ऊपर वाले हो। आप चाहो तो एक डूंगर को हरा भरा जंगल बना सकते हो और आप चाहो तो उसको रन बना सकते हो। पूरे जंगल को काट के सूखा बट बना सकते हो। अच्छा, आप हरा भरा जंगल बनाओगे तो इसके अंदर सोचो आप, लाखों करोड़ों छोटे छोटे सूक्ष्म जीव से लेके बड़े बड़े प्राणियां ये जंगल में रहने के लिए आ सकते हैं। तो वो आपके हिसाब से होगा। आपने सोचा कि मैं जंगल बनाना चाहता हूँ, यहाँ जीव जंतुओं को रहने की व्यवस्था करना चाहता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हो। और आप चाहे तो वो पूरे जंगल को काट के उसको जला के पूरा राख बना सकते हो। वहां जो जिंदा रह रहे हैं उन लोगों का नाश भी कर सकते हो। तो एक क्रिएशन और डिमोलिशन, पैदा करना और नष्ट करना, ये भी आपके हाथ में ही है। तो जो क्रिएट करता है, पैदा कर सकता है, वो मनुष्य है। जो पैदा कर सकता है वही ईश्वर है, वही भगवान है। क्योंकि मनुष्य जिस तरह सोच सकता है, जिस तरह कर्म कर सकता है, इसी तरह संसार के दूसरे प्राणी नहीं कर सकते। अच्छा, कोई जंगल में रहने वाला कोई प्राणी ऐसा बोले कि मुझे तो ये सब काट देना है, यहाँ से सब नष्ट करना है, तो क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन मनुष्य सोचेगा कि मुझे ये करना है तो वो कर सकेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप चाहो वो कर सकते हो। अच्छा, 100 साल पहले ऐसा सोच सकते थे क्या कि विमान में बैठ के 7 समंदर पार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आज आप सब में कई लोगों ने हवाई मुसाफरी की होगी। कैसे हुआ? तो जो विमान बनाया वो किसने बनाया? मनुष्य ने ही तो बनाए, कोई प्राणी तो बनाने नहीं आते। तो मनुष्य खुद ईश्वर तुल्य है, ईश्वर समकक्ष है। हमारा जो आत्मा है वही परमात्मा है। आप जैसा सोचो वैसा कर सकते हो। तो आपको
अपनी ताकत को कम नहीं आंकना है। आप ताकतवर हो, आप चाहे वो कर सकते हो। अब दुनिया में जंगल खड़ा करने की ताकत रखते हो और वही जंगल को नष्ट करने की ताकत रख सकते हो, तो आपके शरीर को आप चाहो वैसा नहीं बना सकते? क्या निरोगी नहीं रख सकते? रख सकते हो। तो ये ताकत जो है उसको पहचानना है। हमारे शरीर में वो है, भगवान ने हमको दी हुई है। और भगवान ने तो ऐसी भी ताकत दी है आपको कि आप समाधि में बैठ जाओ, ध्यान में बैठ जाओ, आप आपके शरीर से बाहर निकल सकते हो और पूरे ब्रह्मांड कैसे चल सकता है, कैसे चल रहा है, वो भी आप देख सकते हो। तो वो एक ईश्वर ही कर सकता है, दूसरे का काम नहीं है। अच्छा, कोई प्राणी को आप बोलो कि तेरे तू मेडिटेशन कर भैया, श्वास को स्लो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसको बोलो तू हंस, तो हंसेगा क्या? नहीं हंसेगा। उसको बोलो तू रड़, तो नहीं रड़ पाएगा। ये सब आप कर सकते हो, दूसरा प्राणी नहीं कर सकता है। तो ध्यान जो है, मेडिटेशन, तो आपको भगवान ने भगवत गीता में ये बात समझाई हुई है, योगः कर्मसु कौशलम। आपको जो कर्म करना है उसको, उसमें कुशलता पूर्वक ये कर्म कर्म करो, वही योग है। तो योग की व्याख्याएं बहुत है, हमको आहार का योग समझना है, इसके लिए हम योगाहार में बातें करते हैं सब। तो ये योगाहार, आहार का योग, योग का आहार, आहार से आरोग्य, क्योंकि हर कर्म करने के लिए आरोग्य जरूरी है। बिना आरोग्य आप कुछ नहीं कर सकते। तो आरोग्य के लिए योगाहार समझना जरूरी है। योगाहार यही बात बताता है कि आप 100% वेजिटेरियन हो, आपके शरीर के एक भी ऑर्गेन, एक भी अंग की रचना मांसाहारी जैसी नहीं है। 100% वेजिटेरियन बॉडी का खून जो होता है वो अल्कलाइन होता है, और अल्कलाइन खून रखने के लिए हमको हर रोज अल्कलाइन खुराक खाना चाहिए। हमारे शरीर में 5 लीटर खून है, तो ये खून की जो क्वालिटी है उसको चेंज नहीं होने देनी है, आपको अल्कलाइन खाना है। अल्कलाइन का मतलब क्या है? जो एसिड नहीं है वो अल्कलाइन है। एसिड कब बनता है? तो जो चीज उबलती है, गर्म होती है, सूखती है, ड्राई होती है, जैसे आप श्रीफल, श्रीफल जब नारियल जब हरे रंग का होता है, कच्चा होता है, तब इसके अंदर जो पानी होता है वो अल्कलाइन है, 100% प्योर। जब वो सूखने लगता है तब पीला बनता है, तो अंदर मलाई तैयार हो जाती है। ये मलाई जो हरी नारियल के पानी की जितनी अल्कलाइनिटी है, उससे उसमें अल्कलाइन कम हो जाता है और एसिड की ओर होने लगता है। अच्छा, वो श्रीफल बन जाता है, फिर आप उसको तोड़ते हो, अंदर से सफेद श्रीफल निकलता है, उसको आप सुखा देते हो, काचली बना देते हो सुखा के, ड्राई फ्रूट्स में इस्तेमाल करने, तब वो सूख जाता है और सूख गया हुआ नारियल जो है वो एसिड है, वो एसिड बन जाता है। अच्छा, आप मूंगफली, मूंगफली आप कच्चे दाने को सुखा देते हो, ड्राई करते हो, सेकते हो, तो वो एसिड बनता है। वो सेकी हुई सिंग खाने से आपके एसिडिटी बढ़ती है,
क्यों? क्योंकि वो सूख गई है। अच्छा, वही मूंगफली दाने को आप पूरी रात पानी में भिगो के रखो तो वो अल्कलाइन बन जाएगा, वो एसिड नहीं रहेगा। सूखी सेकी हुई सिंग, रोस्ट की हुई सिंग, सेकी हुई सिंग एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल, ब्लॉकेज बढ़ाती है, बीपी बढ़ाती है। और ये पानी में भिगोई हुई सिंग जो अल्कलाइन हो चुकी है, वो आपकी एसिडिटी होने नहीं देती है, ब्लॉकेज, बीपी नहीं बढ़ता है, हार्ट अटैक नहीं आता है। तो ये जब आप लोहा भी आप देखो, लोहे को बार बार आप गर्म करो तो वो ब्रिटल होने लगता है। माइल्ड स्टील, एमएस स्टील, माइल्ड स्टील जो है उसको बार बार आप गर्म करो तो वो कास्ट आयरन हो जाता है, ये कड़क हो जाता है। कड़क हो जाता है तो घिसता नहीं है जल्दी। आप रोड पे चलते हो तो जो गटर के ढक्कन होते हैं वो माइल्ड स्टील वाले नहीं होते, वो कास्ट आयरन होते हैं। है तो लोहा ही, लेकिन लोहे लोहे में अंतर है। क्यों? क्योंकि वो ये लोहे, जो लोहे के ढक्कन है उसको बार बार गर्म कर करके ऐसा कास्ट आयरन बना दिया है कि इसके ऊपर से भारी वजन वाले साधन पसार हुए तो भी उसको घिसारा नहीं पड़े, घिसेगा ही नहीं, वो लंबे साल तक चलेगा। तो एक कास्ट आयरन हो गया। इसकी जगह माइल्ड स्टील एमएस का होता तो हर साल उसको बदल देना पड़े। क्यों? क्योंकि वो घिस जाता। तो जिस तरह लोहा गर्म होने से वो कड़क हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, आप उसको फटका लगाओ तो टूट जाएगा, बेंड नहीं हो सकता। माइल्ड स्टील है तो उसको आप बेंड कर सकते हो, रबर की तरह। थोड़ा झुका सकते हो, बेंड कर सकते हो, लेकिन कास्ट आयरन तो जैसे बेंड करने का प्रयत्न किया तुरंत टूट जाएगा, वो टूट जाएगा लेकिन बेंड नहीं होगा। तो खुराक में भी ऐसा है, जो खुराक बार बार गर्म होता है वो ब्रिटल हो जाता है, क्रंची हो जाता है। लोगों को क्रंची चीजें खाने का बहुत मजा आता है। तो ये क्रंची क्या हो गया? ये क्रंची मतलब ब्रिटल, वो टूट जाएगा लेकिन वो झुकेगा नहीं। जैसे जड़ लोग होते हैं ना, आप कुछ भी बोलो समझेगा ही नहीं, वो मार खा लेगा, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, इससे कड़क हो जाते हैं। तो जो जो खुराक क्रंची है, कड़क है, आप जब खाते हो तो उसके आवाज आते हैं, टूटने का आवाज आता है, ऐसी हर चीज शरीर के लिए नुकसान करने वाली है। ऐसी हर चीज शरीर के लिए नुकसान करने वाली है। तो जैसे हमारे रोजिंदा जीवन में जो जो चीजें हम देखते हैं, देखो प्लास्टिक, आप प्लास्टिक को धूप में छोड़ के रखो, हर रोज धूप में रखो, और वही चीज की दूसरी आइटम को आप घर के अंदर रखो, छाई में रखो, तो धूप में रहने वाला 2-3 महीने में इतना ब्रिटल, इतना कड़क हो जाएगा, आप इसको थोड़ा भी हम जैसे दबाओगे तुरंत उसके टुकड़े हो जाएंगे, कांच की तरह बिगड़ जाता है। तो हर खुराक जब जब वो गर्म होने लगता है तब शरीर के काम का रहता नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो हाँ, गर्म करने से खुराक की क्वालिटी जितनी बगड़ती है इतनी ठंडा करने से नहीं बगड़ती, ये भी ध्यान रखो। आप फ्रोजन करके रखो तो वो सुखा के रखने से अच्छा है फ्रोजन करके रखना, सुखा के रखने से अच्छा है फ्रोजन करके। क्योंकि फ्रोजन करने से जो पानी होता है वो ही क्रिस्टल बनता है, वाटर कंटेंट। बाकी दूसरी चीजें जो होती है ना, जो मिनरल्स होते हैं, जो आपके न्यूट्रिशन होते हैं, वो वैसे के वैसे रहते हैं। जैसे कि आप कोई भी फल का पल्प निकाल दो, उसको आप फ्रोजन करो, तो पल्प जो होगा उसको आप चम्मच से ले सकते हो, वो फ्रोजन किया है फिर भी आइसक्रीम की तरह उसको निकाल सकते हो।
लेकिन अकेला पानी आप फ्रोजन करो तो बर्फ हो जाएगा, वो आप चम्मच से नहीं निकाल सकते। तो जो पल्प है फ्रूट का, वो इसका मतलब क्या हुआ, वो क्रिस्टल नहीं हो जाता है, वो क्रिस्टल नहीं हो जाता है। अच्छा, वही पल्प को आप सुखाओ, गर्म करो, तो पाउडर फॉर्म बन जाता है, वो सूख जाता है, वो ब्रिटल हो जाता है, वो कड़क हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। तो फ्रोजन करने से नुकसान कम है इसके हिसाब से, सूखा हुआ गर्म किए हुए चीज के हिसाब से। तो हमारे खुराक में बातें आपको ध्यान रखनी है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलते हैं, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। कैलोरी कहाँ से मिलती है, वो आपको याद रहना चाहिए। जो खुराक वजनदार है, पानी में डालने से नीचे बैठता है, वो कैलोरी वाला है। जो खुराक के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, वो कैलोरी वाला है। जो खुराक स्वाद में मीठा है, सिवाय स्टीविया, स्टीविया की पत्ती आती है, वो मीठी होती है लेकिन वो कैलोरी नहीं होती है, एक अपवाद है। तो जो मीठी चीजें है वो ज्यादातर कैलोरी वाली है। जो चीज के अंदर प्रोटीन कंटेंट है, वो भी कैलोरी वाला है। जो खुराक के अंदर चर्बी है, फैट है, वो भी कैलोरी वाला है। तो ताकत वाली चीजें कहाँ कहाँ है, कौन सी चीज शरीर में एनर्जी कैलोरी देती है, ये आपको देख के पता चल जाना चाहिए। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेंगे, तो जितना हल्का इतना न्यूट्रिशन ज्यादा, वजन में हल्का। पत्तियों से ज्यादा हल्का कुछ नहीं है, तो हरी पत्तियों में जितना न्यूट्रिशन मिलेगा इतने शायद दूसरे कोई खुराक में नहीं मिलेगी। तो पत्ती हमारे लिए सबसे बेस्ट है न्यूट्रिशन के लिए, कैलोरी के लिए बेस्ट नहीं है। आपको ताकत चाहिए, आपको मेहनत करना है, शारीरिक श्रम करना है, तो फिर पत्ती खा के आप श्रम नहीं कर सकते। पत्ती ज्यादा खानी पड़ेगी, बहुत ज्यादा, और इतना पेट नहीं है आपका कि आप ज्यादा तगारा भर के पत्ता खा सको। तो पत्तियों में न्यूट्रिशन मिलेगा, शक्ति नहीं मिलेगी। अच्छा, पत्तियों में क्लोरोफिल मिलेगा हरे रंग का, जो क्लोरोफिल शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनेगा, जो हमारे शरीर के पांचों तत्वों को मैनेजमेंट करता है। तो वो पत्तियों से मिलेगा, वो दूसरी कहीं से नहीं मिलेगा। तो आपको आपके डाइट में ये बात ध्यान रखनी है कि हरी पत्ती न्यूट्रिशन और नेचुरल हीमोग्लोबिन के लिए, हरी पत्ती बीमार हो न हो सबको दिया करो, खिलाओ। और ताकत के लिए जो खाना है खुराक, वो खुराक ऐसा होना चाहिए कि भी ताकत में शरीर उसको जल्दी इस्तेमाल कर सके। ये ध्यान रखना है। मान लो आपने सिंग को सेक दिया, गरम कर दिया, और रोस्ट कर ली सिंग, मूंगफली के दाने को, तो ये गरम कर लिया तो इसका तेल गरम हो गया, और तेल चर्बी गरम हो गई, तो वो चर्बी आपका शरीर उसको कैलोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। तो वो चर्बी हो सके इतने नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए। तो मूंगफली के दाने में चर्बी है, लेकिन आप उसको पानी में भिगो के रखोगे, ये अंकुरित होगा, स्प्राउट की तरह फूलेगा, तो वो चर्बी जो सिंग दाने में थी, वो इजी शरीर उसको जल्दी डाइजेस्ट कर सके, उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर सके, ऐसे फॉर्म में हो जाता है, तो शरीर उसको जल्दी कैलोरी में खर्च कर सकती है। लेकिन वही सिंगदाने को आप गर्म करके खाओगे तो कैलोरी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, फिर वो खून में जाएगा, कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ब्लॉकेज बढ़ेगा, खून की नलियों में जमावट होने लगेगी, ट्रैफिक जाम होने लगेगा, शरीर खर्च ही कर नहीं पाएगी। तो कैलोरी ऐसी होनी चाहिए, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो वो लोग गन्ने का रस पिएंगे, तो गन्ने का रस एकदम डाइजेस्टेबल कार्बोहाइड्रेट्स है। आपने जैसे पिया, तुरंत शरीर के एक एक सेल, उसके टिश्यू उसको खत्म करना चालू कर लेंगे। लेकिन वही गन्ने के रस को आप उबाल उबाल के गुड़ बना दो, उसको और उबाल के सफेद व्हाइट गुड़ बना दो, या चीनी बना दो, तो चीनी तो खर्च ही नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वही कार्बोहाइड्रेट्स आपने उसका फॉर्मेशन गर्म कर करके ऐसा खत्म कर दिया है कि वो आपके सेल उसको
कैलोरी में कन्वर्ट ही नहीं कर सकते। तो जो लोग डायबिटिक वाले हैं वो लोग गन्ने का रस पिए, उस टाइम उसका शुगर लेवल थोड़ा ज्यादा बताएगा, लेकिन 4 घंटे बाद चेक करेगा तो वो अपने आप डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीर का हर एक सेल उसको खर्च कर रहा है, कम कर रहा है। लेकिन उसकी जगह आपने आलू की सब्जी बना के खा ली, राइस को पका के खा लिया, भात बना के खा लिया, गेहूं की रोटी बना के खा लिया, तो वो रोटी का जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसीलिए आपके खून में आज खाई हुई, दोपहर को खाई हुई रोटी का कार्बोहाइड्रेट्स शाम को भी खून में ही दिखेगा, यानी शुगर लेवल ज्यादा ही बताएगा, कम नहीं होगा। तो आपने 100 ग्राम गन्ने का रस दोपहर को पिया और 100 ग्राम रोटी खाई, तो जिन्होंने रोटी खाई है वो शाम को मापेगा तो उसका शुगर लेवल हाई ही दिखाएगा, और जिन्होंने 100 ग्राम शुगर का जूस पिया था, गन्ने का रस पिया था, वो शाम को मापेगा तो जब जूस पिया तब डायबिटीज ज्यादा बताएगा, शुगर लेवल ज्यादा बताएगा, लेकिन शाम को चेक करेगा तो नॉर्मल हो गया होगा बिना दवाई से। ये बात आपको समझनी है। तो जो लोग डायबिटिक है, बीपी वाले हैं, इन सब लोगों को खान पीन में ये छोटी बातें याद रखनी है। आपको बीपी वाला है तो इसका मतलब क्या है? कोलेस्ट्रॉल खराब बढ़ गया है। अब खराब बढ़ गया है तो अच्छे वाले को ऐड करो, तो खराब की लेवल कम बने, थोड़ा कम हो जाएगा, अच्छा वाला बढ़ाओ। तो एक कहावत है हमारे समाज में, जहर जहर को मारता है, जहर जहर को मारता है। तो जो खराब कोलेस्ट्रॉल है वो जहर है, वही जहर को मारना है तो अच्छा वाला जहर डालना पड़ेगा। यानी कि जो अच्छी क्वालिटी का चर्बी है, अच्छी क्वालिटी का कोलेस्ट्रॉल है, उसको आप अंदर डालो, तो जो खराब है उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी वो मिक्स होने के बाद। तो आपको अलसी अलसी का कच्चे कोल्ड प्रेस तेल, जिन लोगों को ब्लॉकेज है, वो ब्लॉकेज का मतलब क्या है? खराब तेल के गट्ठे ज्यादा बन गए हैं, अब उसको पिघालना है, तो पिघालने के लिए तो तेल ही चाहिए। तो वो तेल कौन सा चलेगा? जैसे कि गन्ने अलसी का अलसी का तेल। हाँ, लोग मुखवास में सेकी हुई अलसी खाते हैं। ये सेकी हुई अलसी, हाँ, आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी, ब्लॉकेज बढ़ाएगा, वो कम नहीं करेगा। कच्ची अलसी खाओ तो वो कम करेगा, एसिडिटी नहीं करेगा। तो कच्ची अलसी का तेल ब्लॉकेज को कम करता है और सेकी हुई अलसी का तेल ब्लॉकेज को बढ़ावा करता है। ये क्वालिटी आपको समझनी है। अच्छा, आप जो तड़का लगाते हो तेल का सब्जी बनाने के लिए, तो डबल रिफाइंड तेल होगा, तो वो खराब कोलेस्ट्रॉल है, वो ब्लॉकेज बढ़ाएगा। लेकिन बिना तड़का लगाए कच्ची तेल, कच्ची घानी का तेल आप बिना तड़का लगाए सब्जी को पकाने के बाद उसके अंदर ऊपर से डाल के वो खाइए, तो आपके ब्लॉकेज को कम करेगा। गलतियां छोटी छोटी करते हैं और परिणाम बड़े बड़े आ जाते हैं। तो यही बातें आपको समझनी है। तो हमारे खान पान में ये छोटी छोटी बातें चबा चबा के खाने की आदत तो सबसे पहले जरूरी है, क्योंकि आधा डाइजेशन तो आपकी मुंह की सलाइवा ही कर लेता है। ये हर खुराक को डाइजेस्टेबल बना देता है, खराब खुराक को भी अच्छा बना देता है। तो जो लोग चबा चबा के खाने की आदत वाले हैं, उनको खराब खुराक भी शरीर में जाके नुकसान बहुत कम करता है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों को पहली रिक्वेस्ट ये करता हूं कि खाने की आदत जो है उसको सुधार लीजिए, खाने का तरीका सुधार लीजिए। आपकी आधे समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी, आधी समस्याएं शरीर की, आधे से ज्यादा। मैं तो कई बार 80% तक की बीमारियां सिर्फ चबा चबा के खाने से खत्म हो जाती है, ऐसा मानता हूं। और जो 20-25% रह जाती है वो न्यूट्रिशन के अभाव की है। उसके लिए हरी पत्ती बस आपके खाने में उतना ऐड कर लो। और विटामिन के लिए प्रोबायोटिक बैक्टीरिया चाहिए,
वो दही से मिल जाएगी आपको, या तो जो लिटिल मिलेट है, छोटे अनाज, उसको फर्मेंटेशन करके खाइए, तो इससे भी आपके विटामिन की कमियां खत्म हो जाएगी। तो जो बड़े दाने वाले अनाज है, गेहूं, चावल, मकई, बाजरा, ये सब मजदूरों के लिए है, मेहनत नहीं करने वाले के लिए नहीं है, ये ध्यान रखो आप। छोटे दाने वाले अनाज खाइए जिसमें फाइबर ज्यादा होते, कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है, और फाइबर ज्यादा होने से आपके आंतों में विटामिन बनाने वाले प्रोबायोटिक जो गट बैक्टीरिया हमारे आंतों में होते हैं, उसकी संख्या ज्यादा बढ़ सकती है, ज्यादा विटामिन बना सकते हैं। इसके लिए फाइबर, जो धान्य में फाइबर ज्यादा है वो ही खाने चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट में दही और मक्खन ही खाने लायक चीज है। दूध, चाय, कॉफी तो खाने लायक है ही नहीं, उसको जितना जल्दी छोड़ दोगे अच्छा है। दूध वही खा सकते हैं जो मेहनत करते हैं, शरीर में कोई बीमारी ना हो, क्योंकि दूध मेहनत करने वाले को, भूखे पेट वाले को अमृत का काम करते हैं, और जिसका पेट भरा है, शरीर में बीमारी है, उसके लिए जहर का काम करता है। चीज एक ही है, लेकिन खाने वाले पे डिपेंड है कि वो कौन खा रहा है। बीमार खाएगा तो उसके लिए जहर करेगा, और तंदुरुस्त खाएगा तो उसको कोई नुकसान नहीं है, मेहनत करने वाले को नुकसान नहीं है। लेकिन दूध भी अल्टीमेट तो शरीर में जाने के बाद दही में ही कन्वर्ट होता है, तो क्यों न सीधा दही खाए। आपने पहले से खराब खाना खा के रखा है, और आपके पेट में खराब बैक्टीरिया पहले से मौजूद है, गंदगी करने वाले, और आप दूध खा लो, और आपका दूध का कन्वर्जन खराब बैक्टीरिया खा के उसको पॉइजन करे, इससे अच्छा है कि दही बना के ही खाओ, तो शरीर में पॉइजन बनने का सवाल ही नहीं पैदा होगा। ये फूड पॉइजन की जितनी समस्याएं आती है, वहां वहां यही हालत होती है। छोटे बच्चों को दूध में से दही कन्वर्ट करने की पेट में भगवान ने अरेंजमेंट करके रखी है। हाँ, बच्चा जैसे दूध पीता है, तुरंत वो अंदर जाके दही बन जाता है, और वॉमिट भी करेगा तो दही के पौधे ही बाहर आएगा। लेकिन बड़ा व्यक्ति दूध पिएगा और पेट में गड़बड़ है और वॉमिट करेगा, उल्टी करेगा, तो वो दूध ही बाहर आएगा, दही बनता ही नहीं है। तो ये बड़े लोगों के शरीर में दही बनने की प्रोसेस जो होती है वो खत्म हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास अभी 6-7 मिनट का टाइम है। जिन लोगों को कोई क्वेश्चन है तो अपना वीडियो ऑन करें, हाथ हिलाए। ये सुंदरलाल ने अब हैंड रेज किया हुआ है, वो अपना क्वेश्चन करे। हेमलता बेन हाथ हिला रहे हैं। डीएसपी वो भी अनम्यूट करे अपने माइक को। टाइम ज्यादा नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन पे ही सीधा आइए। और हेलो सर, बोलिए, पहले सुंदरलाल बोल दीजिए। मेरे क्या मुझे हो नहीं रहा है, वो फोटो नहीं दिख रहा है, सिर्फ सुनाई दे रही है, आपकी बात सुनाई दे रहा है, मुझे फोटो हाँ, नहीं आ आवाज रहा आ रही मेरे। है आपको, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। बोलिए। आवाज समय आ मत, रही है मुझे। हाँ आ रही है, बोलिए, समय कम है हमारे पास। हाँ, तो ठीक है, मैं सुन रहा हूँ, आज अच्छे से सुन रहा हूँ। आपने वो उसका बताया, क्या नाम है इसका, वो चबा के खाने का, वो कच्ची खाने का, ये क्या नाम है ये? अलसी। अरे ऐसी कच्ची खाने का न, तेल बोले वो सौंग के ऊपर से डाल के खाने का तेल, रिफाइंड वाला तेल नहीं खाने का वगैरह, ऐसा बताया भी आपने। और दही हाँ, दूध, दूध का बताया कि मेहनत मेहनत नहीं, करने वाले को दूध आपके और क्वेश्चन क्या है, प्रश्न कोई है तो पूछिए। नहीं, प्रश्न तो नहीं है अभी, तो हाल तो हाँ प्रश्न तो कोई नहीं है मेरा। हाँ, कोई प्रश्न वाले को टाइम भी दीजिए। हाँ हेलो। बोलो हाँ बोलो, हेलो, हेमलता बेन नमस्कार बोलो। सर। हाँ सर, मुझे ना थोड़ा डॉक्टर ने बताया है कि आपको पेट में, मेरे ऊपर के हिस्से में पेन होता है। कहाँ? पेट के ऊपर के हिस्से में पेन होता है, लीवर के और साइड में? यहाँ पे हाँ, और गले, सर, लेफ्ट हैंड पे। गले में भी हो रहा है? हाँ सर, गले में, यहाँ पे ऊपर ऊपर की साइड में, जहाँ पे नहीं तो थोड़ी होती है ना, उसके वो वो पेन जो हो रहा है क्या टॉन्सिल का हो रहा है कि किसका है? नहीं सर, टॉन्सिल कुछ
कुछ नहीं है, हाँ। कभी कभी होता है, कभी अपने आप ठीक हो जाता है। तो खाना, मुझे भूख नहीं लग रही है और खाना खाते तो लगता है तो उल्टी आ जाएगी क्या मुझे? देखो, जब आपका शरीर को ही भूख नहीं लग रही है तो आपको खाना ही नहीं चाहिए। भगवान ने नियम ही बनाया है कि हमारे शरीर में जब कचल पट्टी बढ़ जाती है तभी, सब लोगों को मन करना पड़ेगा, आपके शरीर में जब कचल पट्टी बढ़ जाती है तभी शरीर, भगवान क्या करता है, शरीर की प्यास और शरीर की भूख दोनों छीन लेता है। जब तक शरीर ठीक नहीं हो जाता है तब तक आपको भूख और प्यास का एहसास होता ही नहीं है। और ऐसे मामले में जब आपको भूख नहीं है, आपको प्यास नहीं है, तब आपको खाना पीना छोड़ देना चाहिए 1-2 दिन के लिए। हमारे लिए इससे बढ़िया कोई रास्ता ही नहीं है। बिना दवाई से ठीक होने का एक अच्छे से अच्छा रास्ता यही है। ठीक है। अच्छा, ये दूसरे हितेश भाई, फिर इसके पास में बहन है 68 CD वाले। हाँ बोलिए, अनम्यूट कीजिए, मैंने अनम्यूट। સર जी नमस्ते, बोलो। હવે મારા પપ્પાને ડાયાબિટીસ છે, हाँ તો ઈ દૂધ પીવે છે સવારના અને સાંજે ગરમ કરીને, તો ઈ પીવાય કે? ના પીવાય, दूध बंद કરાવશો એટલે અડધો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે। અનાજ બંધ કરાવી દો, એની સામે લિટલ મિલેટ, તાંદરા, કુદરી, સામો, મોરૈયો આવા અનાજ આપો। શાકભાજી વધારે ખાઓ, અનાજ ઓછું ખાઓ તો ડાયાબિટીસની ગોળી લેવી જ નહીં પડે, ચેક કરાવી લેવાનું। અને બીજું મારે મમ્મી છે ને, એને ચક્કર ને એવું બધું પ્રોબ્લેમ છે ને, હાથ હોય ને એમાં દુખે છે આમ ટૂંકમાં, અરે કાંઈ ફ્રોઝન શોલ્ડરના પ્રોબ્લેમ હોય, જો એક તો ચાવીને ખાવાની આદત પરાવો, दूध चा कॉफी बंद करावी दो, अनाज ओछું કરી દો, શાકભાજી વધારે ખાઓ, લીલા પાનના જ્યુસ પીવાના રાખો, ચટણીઓ ખાવાનું રાખો, એક ટાઈમ ખાવાનું છોડી દો, કારણ કે મજૂરી કરતા નથી તો 3 વાર શું કા ખાવાનું, તો એક ટાઈમ ઉપવાસ કરો, 2 ટાઈમ ખાઓ, એમાં અડધું કાચું ખાઓ, અડધું પાકું ખાઓ, ચાવીને ખાઓ, दूध चा कॉफी છોડી દો, દહીં અને માખણ ખાઈ શકાય થોડું થોડું। આટલું કરવાથી અને ઘઉં ચોખા મકાઈના બદલે તાંદરા કુદરી ખાઓ રાંધીને, એની રોટલી બનાવો કે જે બનાવીને ખાવું છે, તો શરીરમાં રોગની દવા રહે જ નહીં, ધીરે ધીરે બધું બહાર આવી જાય। હા, સિમ્પલ છે, કાંઈ અઘરું છે નહીં। હા, તાંદરા, કુદરી, સામો, મોરૈયો આ બધા નાના દાના વાળા અનાજ છે, એ રોજ ખાઈ શકાય। અચ્છા, ચોમાસામાં તો એક જ વાર ખાવાનું હોય, ઉનાળામાં 2 વાર ખાવાનું હોય, શિયાળામાં 3 વાર ખાવ તો ચાલે, મજૂરી કરી એના પ્રમાણે ખાવાનું રાખો, બરાબર। ડાયાબિટીસ નો પ્રોબ્લેમ છે। હા, એ ડાયાબિટીસ બી જતું રહે, તમે આટલું ખાવાનું બદલાઈ દો અને ચેક કરાવો, ડાયાબિટીસની ગોળી ઓછી કરી નાખવી પડશે। અને ચક્કર નો પ્રોબ્લેમ છે મારા એ મમ્મી, બધું જતું રહેશે, પેટ સાફ રહે તો બધી સમસ્યાઓ જાય। ચાવીને ખાવાની આદત રાખો, વજનમાં હલકા ખોરાક વધારે ખાઓ, રસાહાર ઉપર રાખો, 1-2 દિવસ ઉપવાસ કરાવી લો, એટલે તરત બધું સાફ થઈ જાય। ઓકે, તો યોગા તમે જ્યાં બી રહેતા હોય ને, એ દરેક જિલ્લામાં અમારા સાધકો હોય છે આનું માર્ગદર્શન આપવા વાળા, એટલે સર અમારા હું સાધક જ છું, હું લઉં છું, યોગ ટ્રેનર છું। ઓકે, તો તમે યોગાના નિયમોનું પાલન કરાવો, બધા ફાયદા થઈ જશે। હા, એટલે આ વસ્તુ આહાર બાબત મને ખ્યાલ નતો એટલા માટે સર। ઓકે, ચાલો હવે બીજા કોને છે? હવે 1 મિનિટ છે ટાઈમ, ગમે ત્યારે ઓફ થઈ જશે। હા બોલો બેન, તમે હાથ હલાવો છો, ઉંમરવાળા દાદી, અનમ્યુટ કરો તમારું માઇક, આઈફોન વાળા। હા, તમે અનમ્યુટ કરો માઇક, હા બોલો। રાજુ સર, મને 4-5 દિવસથી શરદી થઈ છે। હા, અને શરદી થાય એટલે એક દાડો નિજરા કરી નાખો। હાજી, અને પાણી ડોક્ટર નહીં મેં પીવાનું। પેલું ગાર્ગલ બી કર્યા, સ્ટીમ એ બધું બહારથી કરવાનો કોઈ મતલબ નથી, તમારે એક દાડો નિજરા કરી